सुषमा देवी बहुओं की रोज रोज की चिक-चिक से परेशान हो गई थी। अपनी बहुओं की बढ़ती लड़ाई को देखते हुए सुषमा देवी एक बहुत बड़ा फैसला लेती है। इन दोनों की लड़ाई झगड़े से मैं बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी हूँ, इसीलिए अब मुझे इतना बड़ा फैसला लेना ही पड़ेगा। मेरे घर में आज तक कभी किसी भी चीज को लेकर कोई बंटवारा नहीं हुआ और आज इन दोनों की वजह से मुझे ये करना पड़ रहा है। दरअसल सुषमा की बड़ी बहू एक ऊंचे कास्ट से बिलोंग करती थी, तो वहीं सुषमा की छोटी बहू चेतना एक छोटे कास्ट से बिलोंग करती थी, जिस कारण सुषमा की बड़ी बहू चेतना से बहुत ही ज्यादा भेदभाव किया करती थी। उसके इन हरकतों से सुषमा बहुत परेशान थी। सुषमा अपनी दोनों बहू आकृति और चेतना को आवाज लगाती है और बुलाती है। आ गई तुम दोनों, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ, क्योंकि अब मैं तुम दोनों की लड़ाई झगड़े से ना बहुत ही ज्यादा तंग आ गई हूँ। अब मेरा दिल नहीं करता इस घर में रहने का, इसीलिए ऐसा लगता है जैसे ये कोई घर नहीं बल्कि एक मच्छी मार्केट है, जहाँ किसी को किसी से कोई मतलब नहीं, बस अपनी लड़ाई झगड़े ही दिखाई देते हैं। माँ जी, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, आप लोग जैसे रहना चाहते मैं तैसे रहने के लिए तैयार हूँ, लेकिन दीदी मुझे पसंद नहीं करती, तो इसमें मेरी क्या गलती? मैं जानती हूँ चेतना कि इसमें तेरी कोई गलती नहीं, शायद गलती मेरी ही है कि मैंने अपने बहू को खुद से भी ज्यादा प्यार किया और खुद से भी ज्यादा उन पर भरोसा किया। आकृति को ये बात कब समझ आएगी कि जात पात कुछ नहीं होता, जात पात तो इंसान के दिमाग में घुसा होता है। माँ जी, आप ना इस बुढ़ापे में भी बहुत ज्यादा फिल्मी है। मेरे घर में ना नौकर भी नीचे कास्ट के नहीं थे और आप तो अपने बेटे की शादी इस नीचे कास्ट की लड़की से करवा दी। अरे इसके साथ खाना खाने में रहने में मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरा किचन अलग हो जाए ताकि मैं अपना खाना खुद ही बनाऊं और खुद ही खाऊं। अगर तेरी खुशी इसी में है तो यही सही, कल से तेरा किचन अलग, और आकृति तुझे जो दिल करे अपने किचन में वो बना, जैसे तुझे रहना है वैसे मेरा खाना चेतना बहू बनाएगी। ठीक है माँ जी, मुझे कोई आपत्ति नहीं है इन चीजों से। इस तरह से सुषमा के घर में अब उसकी दोनों बहुओं का अलग अलग रसोई हो जाता है। ऐसे ही एक दिन आकृति सुषमा और चेतना को जलाने के लिए बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाने लगती है और फिर जानबूझकर अपनी माँ को फोन लगाती है और उनसे बात करने लगती है और सारी बातें सुषमा और चेतना को सुनाते हुए कहती है। अरे माँ, आज मैंने ना बहुत ही टेस्टी खाना बनाया है, वो भी अपने हाथों से, वरना खाने में ना नीची जाति वाले लोगों के हाथों का तड़का लग जाता था, जिससे खाने का टेस्ट ना बहुत ही ज्यादा बेस्वाद हो जाता था। इसीलिए अब मैंने खुद ही खाना बनाया है, क्योंकि मेरा तो रसोई अलग हो चुका है। बहुत ही ज्यादा टेस्टी खाना बना है आज। बिल्कुल सही किया तूने, ऐसा ही होना चाहिए, आखिरकार तब जाकर तेरी सास को अक्ल आएगी। हाँ माँ, अब चलो मैं खाना खा लेती हूँ, वरना खाना ठंडा हो जाएगा। सुषमा और चेतना को आकृति की बातों से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। वो दोनों उसकी बातों को नजरअंदाज करके अपने काम में लग जाती है। अब ऐसे ही समय बीतता जाता है। आकृति बार बार सुषमा और चेतना को जलाने के लिए अलग अलग प्रकार के पकवान बनाया करती। ऐसे ही एक दिन सुषमा चेतना से कहती है, अरे चेतना बहू, आज संडे है, मैं तो कहती हूँ खाना मत बना, आज हम बाहर खाने चलते हैं। वैसे भी तू हर दिन किचन में ही लगी रहती है, घर का सारा काम करती रहती है, अकेले थक जाती है। आज के दिन तू बस आराम कर, आज मेरे साथ बाहर चल, जो तुझे खाना होगा मैं खिलाऊंगी। माँ जी, आपको तो पता है ना, दीदी को अच्छा नहीं लगेगा अगर हम ऐसे जाएंगे तो। अरे बहू, उसकी चिंता क्यों करती है, एक काम करते हैं, उससे भी पूछ लेते, बाकी उसकी मर्जी, उसे जाना तो चले कि नहीं जाना तो नहीं जाएगी। सुषमा आकृति से बाहर खाना खाने के लिए पूछती है। तभी आकृति सुषमा से कहती है, माफ करना माँ जी, लेकिन मेरी आदत नहीं है कि मैं ऐसे नीची जाति वाले लोगों के साथ बैठकर खाना खाऊं। अगर आपको खाना है तो आप खा सकती हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ, मैं अपने अलग ही किचन में बहुत ज्यादा खुश हूँ, मैं खाना बनाकर खुद खा सकती हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है बहू, और वैसे भी हमें कोई आपत्ति नहीं, उल्टा हमारे पैसे तो और बच रहे, 2-4 पैसे अगर बच रहे तो इसमें खुश होना चाहिए। बाकी तेरी मर्जी, तू अपनी रसोई में खुश है तो हम भी अपनी रसोई में खुश हैं। इतना बोलकर आकृति गुस्से में किचन में चली जाती है और वो खाना बनाने लगती है। तभी अचानक से गैस खत्म हो जाती है
और आकृति फोन में चेक करती है तो देखती है कि गैस सिलेंडर आने में कम से कम 2 दिन का समय लगेगा। थोड़ी देर बाद सुषमा और चेतना दोनों बाहर खाना खाने के लिए चली जाती है। आकृति मौका देखकर खाना बना लेती है और पूरा किचन अच्छे से साफ भी कर देती है। थोड़ी ही देर बाद सुषमा और चेतना वापस घर आते हैं। जब चेतना रसोई में जाती है तो किचन को साफ सुथरा देखकर मन ही मन सोचती है, अरे ये क्या, मैंने तो किचन साफ भी नहीं किया था और किचन साफ हो गया। बड़ी अजीब बात है। क्या कोई बात नहीं, मैंने साफ किया होगा, ध्यान नहीं रहा होगा मेरा। ऐसे ही अगली सुबह आकृति अपने गैस सिलेंडर के आने का इंतजार कर रही थी, लेकिन उसका गैस सिलेंडर आने में थोड़ा सा समय लगा रहा था। बेचारी को सुबह की चाय भी नहीं मिलती। वो बहुत ज्यादा परेशान थी। चेतना उसे बार बार देख ही रही थी कि आकृति परेशान है। थोड़ी देर बाद चेतना अपने कमरे में चली जाती है। आकृति मौका देखकर फिर से चेतना की किचन में आती है और चाय बनाने लगती है। जब चेतना की नजर आकृति पर पड़ती है तो वो बिना कुछ कहे अपने कमरे में चली जाती है। अगर मैं दीदी के सामने गई तो दीदी को अच्छा नहीं लगेगा, खुद की नजरों में ही गिर जाएंगी। ऐसा करती हूँ, जब तक उनकी चाय नहीं बनती तब तक मैं यहीं रहती हूँ, उन्हें भी बुरा नहीं लगेगा और वो चाय भी बना लेंगे मेरे गैस के सिलेंडर पर। आकृति बहुत ही ज्यादा जल्दबाजी में थी। वो जल्दी जल्दी चाय बनाकर अपने कमरे में ऊपर की ओर सीढ़ियों से भागकर जाने लगती है। अचानक से उसका पैर फिसल जाता है और वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। उसके सिर में काफी चोट लगती है और काफी सारा खून भी निकल जाता है। चेतना और सुषमा दोनों उसे पास के अस्पताल में भर्ती करवाते हैं। उसे सिर से बहुत ही ज्यादा खून निकल रहा था, जिस कारण उसे खून की जरूरत थी। चेतना आओ देखती है ना ताओ देखती है और अपना खून आकृति को देने के लिए तैयार हो जाती है। थोड़ी ही देर बाद आकृति को होश आता है और आकृति को पता चलता है कि डॉक्टर के जरिए उसे चेतना ने खून दिया है। आकृति को खुद पर बहुत ही ज्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है। जब चेतना उसके पास आती है तो चेतना बहुत ही ज्यादा घबराई हुई होती है कि कहीं आकृति को पता न चल जाए कि उसने ही आकृति को खून दिया था। तभी आकृति चेतना से कहती है, चेतना मुझे माफ कर दो, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूं। आज मुझे खुद पे बहुत ही ज्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही है। मैं हमेशा ऊंची जाति नीची जाति करती रहती थी और आज मैं जिससे इतना भेदभाव करती थी उसी का खून मेरे रगों में दौड़ रहा है। आज तुम्हारी वजह से ही मेरी जिंदगी बची है, एक नया जीवन मिला है मुझे। मैं वादा करती हूँ कि मैं आगे से तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार बिल्कुल नहीं करूंगी। अब हम दोनों साथ में मिलकर रहेंगे। इस तरह से आकृति चेतना से माफी मांगती है और वो दोनों हंसी खुशी फिर अपने जीवन में आगे बढ़ती हैं। शिव भक्ति, जो बिना अपने भोले भंडारे को जल अर्पित किए पानी का एक बूंद भी नहीं पिया करती थी। अंजलि अपनी सास कोमल और पति रवि के साथ रहा करती थी। अंजलि का पति रवि कोई काम नहीं करता था और पूरे दिन अपने दोस्तों के साथ आवारागर्दी करता था। अंजलि और उसकी सास कोमल रवि से काफी परेशान हो चुके थे। वहीं दूसरी ओर अंजलि की शादी को भी काफी समय हो चुका था, पर अब तक उसकी गोद सुनी थी। ऐसे ही एक बार की बात है, अंजलि सुबह उठकर मंदिर जल चढ़ाने के लिए जाती है। तभी मंदिर की सीढ़ियों पर उसे एक बच्चा रोता हुआ दिखता है। उस बच्चे को रोता हुआ देख अंजलि उस बच्चे के पास जाती है और उससे बोलती है, अरे बच्चे क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो और तुम्हारे माता पिता कहाँ गए? लगता है ये बच्चा अपने माता पिता से अलग हो गया है और शायद इसे भूख लगी है, इसीलिए ये इतना रो रहा है। अच्छा बच्चे, तुम रो मत, चलो मैं तुम्हें कुछ खाने को देती हूँ। इतना बोलकर अंजलि उस बच्चे को चुप करवा देती है और अपने साथ खाना खिलाने ले जाती है कि तभी उस बच्चे की माँ वहाँ आ जाती है और उससे अपने बच्चे को छीनकर अंजलि से बोलती है, डायन कहीं की, खुद की गोद तो सूनी है, इसीलिए सोचती है कि दूसरे के बच्चे को भी खा जाओ। दूर रहना मेरे बच्चे से, खबरदार, अगर आज के बाद कभी भी मेरे बच्चे के आसपास भटकी तो। तुम्हारा बच्चा भूख से रो रहा था, बस इसीलिए मैं उसे। बस कर, डायन कहीं की, चुप हो जा, मुझे तेरी कोई बात नहीं सुननी। मैं नहीं चाहती कि तेरा काला साया मेरे बच्चे पर भी पड़े, समझी?
इतना बोलकर वो औरत अपने बच्चे को वहाँ से लेकर चली जाती है और बेचारी अंजलि रोती हुई घर जाती है और अपने शिवजी जी के पास बैठकर रोने लगती है। तभी वहाँ उसकी सास कोमल आती है और अंजलि को इस तरह से रोता हुआ देख उससे बोलती है, क्या हुआ बहू, तू इतना रो क्यों रही है? माँ जी, क्या मैं इतनी ज्यादा मनहूस हूँ कि अगर मेरा साया किसी पर पड़ा तो उसकी खुशियाँ ही उजड़ जाएंगी। माँ जी, मुझसे अब लोगों के ताने और नहीं सहे जाते। आखिर मैंने ऐसी कौन सी गलती की जो अब तक मेरी गोद सूनी है। बहू, तू ऐसा क्यों बोल रही है? तू तो मेरे घर की वो लक्ष्मी है जिसके आने के बाद मेरे घर में खुशियाँ आई हैं। माँ, अगर मैं इस घर की लक्ष्मी हूँ तो मुझे कुछ नजर क्यों नहीं आ रहा? हमारे घर में चारों तरफ सिर्फ दुख ही दुख है। मेरी शादी को इतने साल हो चुके हैं पर अब तक मेरी गोद सूनी है। रवि, जो नशे से दूर रहा करते थे, वो आज अपने दोस्तों के साथ पूरे पूरे दिन घर से बाहर रहते हैं और रात को भी नशा करके आते हैं। कहीं इन सब की जिम्मेदार मैं तो नहीं? और अंजलि सबसे बात करना बंद कर देती है। देखते ही देखते सावन का महीना आ जाता है और इसी सावन में हर साल की तरह अंजलि सोमवार का व्रत रखती है। हमेशा की तरह आज भी अंजलि अपने शिवजी जी को जल चढ़ाने जाती है और जल चढ़ाने लगती है। तभी उसकी नजर एक औरत पर पड़ती है जो अपने छोटे से बच्चे के साथ भगवान शिवजी जी का आशीर्वाद लेने उस मंदिर में आई थी। उस औरत के गोद में नन्हा सा बच्चा देखकर अंजलि की आंखें झलक पड़ती है। अंजलि के आंसू देख मंदिर के पुजारी अंजलि से बोलते हैं, अरे बेटा, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? पुजारी जी, रो नहीं तो क्या करूं और क्या करूं? जब से होश संभाला है बस शिव जी की पूजा की है, परंतु न जाने मुझसे ऐसी कौन सी भूल हो गई जो शिव जी ने मुझे इतनी बड़ी सजा दे दी। मेरी शादी को इतने साल हो गए पर अब तक मेरी गोद नहीं भरी। मेरा पति जो नशे से दूर रहता था वो अब हर वक्त नशे में डूबा रहता है। गांव वालों के ताने मुझसे अब और नहीं सहे जाते। दिल तो करता है मर जाऊं। अरे बेटा, तुम एक शिव भक्त हो, ऐसे निराश मत हो। अपने भगवान पर भरोसा रखो। वो अपने भक्तों की परीक्षा लेता है परंतु कभी उसका बुरा नहीं चाहता। मेरी मानो तो तुम भी कावड़ लेकर जाओ। तुम जब शिवजी के दरबार पर जाओगे तो तुम्हारी सारी मनोकामना वो पूरी करेंगे। पुजारी की बात सुनकर अंजलि की जान में जान आती है और वह घर जाकर अपनी सास से बोलती है, माँ जी, मुझे भी कांवड़ लेना है। इस सावन मैं भी कांवड़ लेकर जाऊंगी। शायद शिव जी के दरबार जाकर ही मेरी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं। अगर ऐसा है ना बहू, तो तू अकेली नहीं जाएगी, मैं भी तेरे साथ जाऊंगी। अंजलि और कोमल कावड़ ले जाने की तैयारियों में लग जाते हैं और बहुत जल्द वो दोनों सास बहू कावड़ लेकर निकल पड़ती हैं। वो दोनों पूरा रास्ता पैदल ही तय करती है। अंजलि कावड़ लेकर शिवजी जी का नाम लिए चल पड़ती है तो उसी के पीछे उसकी सास कोमल भी शिवजी जी का नाम लेकर उसके साथ चल रही होती है। जय भोले, बम बम भोले। वो दोनों कावड़ यात्रा के लिए चल ही रहे होते हैं कि तभी अंजलि की नजर एक बूढ़े बाबा पर पड़ती है जो कावड़ लेकर चल रहे होते हैं, लेकिन उम्र ज्यादा होने की वजह से अब वो थक चुके थे और वो कावड़ को नीचे नहीं रख सकते थे। इतना सब होने के बाद भी वो बूढ़ा व्यक्ति कावड़ को लिए जा रहा था, लेकिन अब उन्हें चक्कर आने लगता है। उनके डगमगाए कदम देखकर कोमल जल्दी से जाती है और उस बूढ़े व्यक्ति को संभालते हुए उसे बोलती है, भाई साहब, ऐसा लगता है कि आप बहुत ज्यादा थक गए हैं। आप एक काम कीजिए, आप मुझे अपना कांवड़ दे दीजिए और मेरे थैले में कुछ खाने को रखा है, आप उसे खा लीजिए। क्या पता खाने के बाद आप में थोड़ी शक्ति आ जाए और आप अपने कांवड़ को उठा के आराम से आगे जा पाएं। इस तरह से अंजलि की सास उस बूढ़े व्यक्ति से कावड़ ले लेती है और अपना खाना भी उसे दे देती है। खाना खाने के बाद थोड़ी दूर आगे जाकर वो बूढ़ा व्यक्ति कोमल से बोलता है, बहन, तुमने मेरी मदद की परंतु अब मेरी तबीयत पहले से ठीक है। अब मैं अपना कावड़ ले जा सकता हूँ। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा।
इस तरह से वो बूढ़ा आदमी एक बार फिर से अपना कावड़ लेकर चलने लगता है। अब देखते ही देखते रात हो जाती है और कुछ देर पर उन्हें कावड़ियों के लिए एक शिविर नजर आता है, जहां रुककर कोमल और अंजलि खाना खाते हैं और रात बिताकर एक बार फिर से सभी कावड़िया अपना अपना कावड़ लेकर चलने लगते हैं। लेकिन अंजलि के पैरों में छाले आ चुके थे, जिस वजह से उसे बुखार हो जाता है। अपनी बहू को बुखार में तपता देख कोमल अंजलि से बोलती है, बहू तेरी तबीयत तो बहुत ज्यादा खराब है, तू एक काम कर, ये कावड़ मुझे दे दे। माँ जी, मेरे होते हुए आप? बस कर, बहुत हो गया बहू, अब मैं तेरी एक नहीं सुनूंगी। मेरे अंदर बहुत ताकत है, इसीलिए अब मैं जो कहूँगी वो तुझे करना पड़ेगा। चुपचाप ये कावड़ मुझे दे दे। इतना बोलकर कोमल वो कावड़ ले लेती है और कावड़ यात्रा का सफर एक बार फिर से शुरू हो जाता है। देखते ही देखते वो लोग अपनी मंजिल के पास पहुंच जाते हैं। अब अंजलि की भी तबीयत पहले से ठीक थी, जिसके बाद अंजलि अपनी सास से कावड़ ले लेती है और वो दोनों हरिद्वार के पवित्र गंगा में गंगा स्नान करते हुए और जल लेकर नीलकंठ के लिए निकल जाते हैं। बम बम भोले, बम बम भोले। अंजलि और कोमल के अलावा और भी काफी लोग थे जो वहाँ कावड़ लेकर जा रहे थे। देखते ही देखते वो दोनों सास बहू कावड़ लेकर नीलकंठ पहुंचकर अपना कावड़ वहाँ रख देते हैं और भगवान शिव जी के दर्शन करके घर आते हैं। और जब कोमल और अंजलि आते हैं तो वो दोनों देखते हैं कि रवि ने उन दोनों के आने का पूरा प्रबंध कर रखा है और वो नहा धोकर अंदर घर जाते हैं, जहाँ रवि अंजलि से बोलता है, अंजलि मुझे माफ कर दो, मैं गलत संगति में पड़ गया था और रास्ता भटक गया था, परंतु आज जब पुलिस ने आकर उन बदमाशों को धर दबोचा तो मेरी आंखें खुल गई। मैं तुमसे वादा करता हूँ अब से मैं शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा और पहले की तरह काम करूंगा, पर तुम्हें कभी किसी भी प्रकार का दुख नहीं होने दूंगा। अपने पति को पहले की तरह देख अंजलि को अपनी आस्था श्रद्धा पर विश्वास हो जाता है और वो महादेव का शुक्रिया अदा करती है। अगले दिन इसकी तबीयत फिर से खराब हो जाती है और जब रवि अंजलि को डॉक्टर के पास ले जाता है तो उन लोगों को पता चलता है कि अंजलि माँ बनने वाली है। इससे अंजलि की जिंदगी के सभी दुख दर्द खत्म हो जाते हैं और वे अपने परिवार के साथ खुशहाल जिंदगी जीने लगती है। आशा देवी की 5 बहुएं थी, नीलम, अन्वी, कोमल, राधा और काजल। आशा देवी अपनी 5 बहुओं से बहुत खुश थी और खुश होती भी क्यों ना, आखिर उसकी 5 बहुएं इतनी संस्कारी जो थी। 5 बहू होने के बाद भी आशा देवी का ढाबा आज भी बिल्कुल पहले की तरह ही चल रहा था। पर वो कहते हैं ना कि जहाँ 4 बर्तन होते हैं वहाँ खनखनाहट तो होती ही है। मेरा काम रोटी बनाने का है। वैसे कोमल, अन्वी, तुम दोनों से बिल्कुल भी रोटी नहीं बनाई जाती ना। सोचो अगर सबसे मुश्किल काम तुम्हें मिल जाता तो तुम दोनों का क्या हाल होता। दीदी माना कि आप पूरे दिन रोटी बनाती रहती हो और पूरे दिन एक ही जगह पर खड़े होकर रोटी बनाना कोई मामूली बात भी नहीं है, पर आप ये भी मत भूलिए कि आपकी अगर 4 देवरानियां ना होती तो आप मजे से रोटी ना बना पाती, क्योंकि आप तो सिर्फ रोटी बनाने का काम करते और हम चारों को तो कई सारे काम करने होते हैं। अच्छा ठीक है, अगर इन छोटे मोटे कामों को तुम काम की गिनती में गिन रही हो तो हाँ कर लेती हो तुम चारों भी थोड़ा बहुत मेहनत का काम। खैर मैं तो चली अपनी रोटियां बनाने। नीलम पूरे दिन अकेले खड़े होकर रोटियां बनाया करती थी और किसी भी कस्टमर की शिकायत नहीं आती थी। इस बात का घमंड नीलम को काफी ज्यादा था और इसीलिए वो अपना घमंड हर किसी को दिखाया करती। पर आशा देवी की बाकी 4 बहुओं में जरा भी घमंड नहीं था। हालांकि आशा भी नीलम की इन हरकतों से परेशान हो चुकी थी। ऐसे ही एक दिन अन्वी, कोमल, काजल और राधा से बोलती है, कोमल, राधा, काजल, नीलम दीदी का घमंड तो बढ़ता ही जा रहा है। कोई ऐसा ना हो कि दीदी का घमंड एक दिन इतना ज्यादा बढ़ जाए कि हम 5 बहुओं में तकरार हो जाए। हम 5 बहुओं में तकरार हो और माँ जी का दिल टूटे, उससे पहले हमें मिलकर दीदी का घमंड तोड़ना होगा। सही बोल रही हो तुम दीदी। पता नहीं बार बार नीलम दीदी क्यों बोल जाती है कि रोटी के अलावा भी और कोई काम वो करती नहीं है, और कभी उनकी तबीयत खराब हो जाती है तो उनके बदले का काम आप और मैं भी तो संभालते हैं। घर में सबको बहुत अच्छे से पता है कि कोमल दीदी की तबीयत सच में खराब होती है या सिर्फ वो बहाना बनाती है। इस तरह से अब आशा देवी की 4 बहू नीलम को रास्ते पर लाने का एक प्लान बनाती हैं। अरे बहुओं, कहाँ रह गई आज? सुबह के 6 बज गए, ढाबा नहीं खोलना है क्या?
माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है आपको ये कहते हुए कि आज मैं ढाबे पर नहीं जा पाऊंगी क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अगर ऐसी बात है बहू तो तू आराम कर ले। इस तरह से अन्वी आराम करने के लिए घर में ही रुक जाती है। अब आशा देवी अपनी चारों बहुओं के साथ ढाबे पर जाती हैं। अन्वी का काम ढाबे की साफ सफाई करना और कस्टमर को खाना देने का था, जो कि आज नीलम को करना पड़ता है। नीलम रोटियां बनाने के साथ साथ ग्राहकों को भी देख रही थी कि तभी कोमल बहू, तू आज बार बार इतना वॉशरूम क्यों जा रही है? अगर तू वॉशरूम में ही बैठी रहेगी तो यहाँ दाल में तड़का कौन लगाएगा और बर्तन कौन साफ करेगा? माफ करना माँ जी, पर मुझे कल रात से उल्टियाँ हो रही हैं और बार बार पेट में गुड़गुड़ भी हो रहा है। मैंने सोचा आपको बता दूं, पर जब मैंने देखा कि अन्वी दीदी आज घर में तो मैं आपके साथ आ गई। पर अब मुझे लगता है कि मुझे भी आराम की सख्त जरूरत है। इस तरह से कोमल भी बहाना मारकर घर चली जाती है। अब नीलम, राधा और काजल के साथ ढाबे पर अकेली होती है। सारा काम उन तीनों के कंधे पर था, इसीलिए आज सासू माँ बिल के काम के साथ साथ उन तीनों की मदद करवाती हैं। हाँ ना हो, काम न करने के इन दोनों ने बहाने मारे हैं। मैं एक काम करती हूँ, अपने कानों में लीड लगाकर बैठ जाती हूँ, फिर मुझे किसी की आवाज सुनाई नहीं देगी और मैं आराम से अपनी रोटियां बनाऊंगी। जब ऑर्डर आएगा तब आएगा। इस तरह से नीलम फोन में इतनी व्यस्त हो जाती है कि ऑर्डर पर ध्यान ही नहीं देती। इस तरह से कई सारे ग्राहक इंतजार कर करके वापस चले जाते हैं और कुछ तो आशा देवी को सुना भी जाते हैं। अरे मैडम, कैसी सर्विस है तुम्हारे ढाबे की? मैं कब से ऑर्डर दे रखा है, तुम्हारी बहू फोन में इतनी व्यस्त है कि मेरा ऑर्डर भी उसे सुनाई नहीं दे रहा। अगर तुम्हारी बहुओं से काम नहीं हो रहा है तो 2-4 आदमी क्यों नहीं रख लेती तुम? जली हुई रोटियां खिला रही हो किसी को कच्ची। मुझे नहीं खाना तुम्हारे ढाबे का खाना। हाँ, अरे नहीं नहीं भाई साहब, ऐसे मत जाइए, अभी आपका 2 मिनट में ऑर्डर लेकर आती हूँ। आशा उस आदमी से काफी विनती करती है, पर फिर भी वो आदमी वहाँ से चला जाता है। अब अगले दिन भी कुछ ऐसा ही होता है और इस तरह से 1 हफ्ता निकल जाता है और अब ढाबे पर कस्टमर आना कम हो जाते हैं और आशा देवी की 5 बहुओं में ढाबे के काम को लेकर फूट पड़ने लगती है। नीलम दीदी, आप मेरा मुंह तो खुलवाइए मत, आपकी वजह से कंप्लेंट पे कंप्लेंट आती है। अगर आप अपना काम सही से नहीं करोगी तो मैं भी अपना काम सही से नहीं करूंगी। सारा दोष मुझे क्यों दे रही हो? अगर दोषी बोलना तो उस अन्वी और कोमल को जाकर बोलो। उन्हीं के हिस्से का काम तुझे और मुझे करना पड़ रहा है और इसी वजह से कभी रोटी जल जाती है तो कभी कच्ची रह जाती है, या तो फिर कभी ऑर्डर की रोटियां पूरी नहीं हो पाती। मैडम माफ करना, आप दोनों की लड़ाई के बीच आकर बोल रहा हूँ, पर मैं काफी देर से यहाँ खड़ा हूँ। ऑर्डर दिए मुझे आधे घंटे से ऊपर हो चुके हैं। अगर आप मुझे मेरा ऑर्डर नहीं दे सकती तो बता दीजिए, मुझे वैसे भी लेट हो रहा है, मैं किसी और ढाबे पर जाकर खा लूंगा। माफ करना सर, हमारी लड़ाई की वजह से आपका ऑर्डर रह गया। अब मैं अभी आपका ऑर्डर सीट पर लेकर आती हूँ, आप बैठ जाइए। ओके मैडम। राधा उस समय तो बात को संभाल लेती है, पर नीलम उसे इतना परेशान करती है कि वो गुस्से में ढाबे का काम आधा अधूरा छोड़कर घर चली जाती है। ये सब देखकर आशा के दिल को बहुत ठेस पहुंचती है और इसीलिए आशा ठान लेती है कि वो अपनी 5 बहुओं को पहले समझाएगी और अगर फिर भी उसकी बहुएं ना समझती तो उन 5 को अलग कर देगी। ये सोचकर अब आशा देवी रात को अपने बहुओं के साथ अपने घर जाती है और जहाँ वो अपनी बहुओं को फटकार लगाते हुए कहती है, बहुओं, आज तुम 5 ने जो किया है वो तुम्हारी पहली और आखिरी गलती थी, इसीलिए मैं तुम्हें सजा नहीं दे रही। पर अगर आगे से तुम लोगों ने ऐसा कुछ भी किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। माँ जी, कैसी गलती? मैंने तो कुछ नहीं किया। आप बेकार अन्वी और कोमल का गुस्सा मुझ पर उतार रही हैं। अभी तो तुम चुप रहो नीलम, सारी गलती तुम्हारी है। तुम्हें ही लाइन पर लाने के लिए अन्वी और कोमल ने ये फैसला लिया कि वो आज ढाबे पर नहीं जाएंगे। उन्हें लगता था कि जब उनके हिस्से का काम भी तुम कर लोगे तब तुम्हें अकल आएगी, पर तुम्हें अकल आने की बात तो दूर है, तुम्हें तो अपनी गलती का एहसास भी नहीं। तुम जानबूझकर फोन काम के समय चलाती हो, वो भी कानों में लीड लगाकर, ताकि कोई कस्टमर तुम्हें डिस्टर्ब न कर सके। इस तरह से तुम अपने काम से तो बच गई, पर तुम नहीं जानती कि मेरा कितना नुकसान हुआ है। हमें माफ कर दीजिए माँ जी, हम ये गलती अब कभी दोबारा नहीं दोहराएंगे। मैंने तुम 5 को माफ किया, पर अगर अब से कभी ऐसा हुआ तो मैं भूल जाऊंगी कि तुम 5 बहुओं ने कभी मेरा ढाबा संभाल रखा था। अगर फिर तुम में से किसी ने इस तरह की हरकतें की तो मैं तुम्हें ढाबे के हिस्से से बेदखल कर दूंगी, समझी?
आशा का ये फैसला सुनकर उसकी पांचों बहुएं लाइन पर आ जाती हैं, जिसके बाद नीलम कभी भी अन्वी, कोमल, राधा और काजल के साथ हरकतें नहीं करती। अब नीलम भी मन लगाकर ढाबे में अपना योगदान देती है और इस तरह से एक बार फिर आशा का ढाबा अच्छे से चलने लगता है, वो भी बिना किसी शिकायत के। आशा देवी की 5 बहुएं थीं, नीलम, अन्वी, कोमल, राधा और काजल। आशा देवी अपनी 5 बहुओं से बहुत खुश थी और खुश होती भी क्यों ना, आखिर उसकी 5 बहुएं इतनी संस्कारी जो थी।